हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्नातक। आज की इस वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस के यूनिट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 2 से व्यक्तिगत क्षमता, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यूनिट 1 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देखिएगा। ये वीडियो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है अकॉर्डिंग टू एनईपी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना है, जो कि है एकलव्य स्नातक 1, जहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ के पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं, साथ ही साथ सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं, ओके? तो इस सब्जेक्ट के अगर हम कोर्स के सिलेबस की बात करें, तो इसमें आपको 4 यूनिट देखने को मिलेंगे, ठीक है? यूनिट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली यूनिट 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको जो हमने एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। उससे बहुत सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएँगी इस सब्जेक्ट को लेकर, जिससे आपको इन सभी चैप्टर्स को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 2। तो क्योंकि इसमें नाम से ही पता चल रहा है आपके यूनिट के बारे में, व्यक्तिगत योग्यता के बारे में है ये पूरा चैप्टर, आपके खुद के पर्सनल योग्यता के बारे में, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन बनना तो बहुत आम है कि व्यक्तिगत योग्यता आखिर होती क्या है, राइट? सो व्यक्तिगत योग्यता एक व्यक्ति की उन क्षमताओं को और उन स्किल्स के ऊपर, उन स्किल्स के समूह के ऊपर बात करती है, जो उसे किसी कार्य को करने या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं, ठीक है? तो ऐसे कारक, ऐसी क्षमताएँ जिसके थ्रू आप किसी लक्ष्य को, गोल को प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर वो चीज़ जो है व्यक्तिगत योग्यता कहलाती है, ठीक है? किसी पर्टिकुलर इंसान की योग्यता क्या है, ठीक है? यह एक व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान, कौशल, क्षमता, दृष्टिकोण, मूल्य और व्यक्तित्व के पहलुओं को शामिल करता है, ठीक है? और व्यक्तिगत योग्यताओं को अक्सर 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिनमें से पहला होता है हमारा मानसिक योग्यता, ठीक है? ये क्या होता है? यह एक व्यक्ति की बुद्धि, ज्ञान और सीखने की क्षमता को संदर्भित करता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मानसिक योग्यता यानी आपके मानसिक योग्यता कितनी है, आपके अंदर लर्निंग स्किल कितना है, आप कितने जल्दी चीज़ों को कैच कर लेते हैं, चीज़ों को सीख लेते हैं, ठीक है? आपके अंदर नॉलेज कितनी है, इन सब चीज़ को जो संदर्भित करते हैं, उसको हम मानसिक योग्यता कहते हैं, ठीक है? इसमें सामान्यतः क्या आएगा? भाषा का कौशल, तर्क कौशल, समस्या का समाधान खोजना, ठीक है? क्रिएटिविटी, ठीक है? और जब दूसरी ओर हम व्यक्तिगत विशेषता की बात करते हैं, तो यह जो है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण कि वो किसी पर्टिकुलर समस्या को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को, उसका देखने का नज़रिया कैसे है, ठीक है? इन सभी मूल्यों को संदर्भित करता है व्यक्तिगत विशेषता, ठीक है? इसमें कार्यशील, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क जैसे कौशल जो है, इसमें शामिल होते हैं, ठीक है? और व्यक्तिगत योग्यता जो है, एक व्यक्ति के जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि आपकी किसी भी पर्टिकुलर इंसान के जीवन के हर एक क्षेत्र में व्यक्तिगत विशेषता जो होती है, बहुत रोल प्ले करती है। अगर आप कोई जॉब करते हैं, तो उस समय आपके अंदर टीम वर्क कैसी है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना? सो यह जो है शिक्षा, रोजगार और व्यक्तिगत संबंधों को सामान्य जीवन में सफलता देने के लिए भी उपयोगी है, ठीक है? तो ये था हमारा मानसिक योग्यता और व्यक्तिगत योग्यता। नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसी के आगे थोड़ा-सा कंटिन्यू करते हैं हम। सॉरी, यहाँ कुछ विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं कि व्यक्तिगत योग्यता कैसे कार्य करती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक छात्र को ना कठिन विषय में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए उच्च बुद्धिमत्ता और मजबूत भाषा कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदी पढ़ रहे हैं आप, तो उस आपको हिंदी समझ में आनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो 10th और 11th की हिंदी और ग्रेजुएशन की हिंदी में कितना ज्यादा फर्क होता है, राइट? तो उस चीज के लिए आपको उस भाषा के कौशल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है? और एक वकील को सफल होने के लिए मजबूत तर्क और कौशल और समस्या समाधान कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि कुल मिलाकर व्यक्तिगत योग्यता जो है एक व्यक्ति की क्षमताओं और कौशलों का एक जटिल समूह होता है जो उसे जीवन में सफल होने में मदद करता है, ठीक है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है कि आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ये सेकंड चैप्टर आपके फर्स्ट चैप्टर से भी थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, बिकॉज हम इन सभी चीजों के बारे में ना ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा यूनिट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि हमने कैसे आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है? अपने आप को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उसको सिस्टमैटिक तरीके से लाइक बांधना, एक ढांचे में बांधना, ठीक है? तो ये सारी चीजें। और आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन जो है व्यक्तिगत विकास, यहाँ पे
इसको कट कर दीजिए। व्यक्तिगत विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, ठीक है? जिसमें सेल्फ अवेयरनेस जो होता है, अपने बारे में जागरूक होने की क्षमता, कि आप अपने बारे में अपने विचारों, भावनाओं, विश्वास, आपके तर्क क्या है, मूल्य क्या है, इन सभी चीज़ को, कमज़ोरियाँ, ताकत को कितने अच्छे तरीके से समझते हैं। आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप की समझ रखते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा आत्म जागरूकता, ठीक है? और दूसरी ओर आत्म प्रबंधन जो होता है, अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहार और समय का प्रबंधन करने की क्षमता, कि आप टाइम को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? तो आत्म जागरूकता और आत्म प्रबंधन एक दूसरे से संबंधित है। आत्म जागरूकता आत्म प्रबंधन की नींव होती है, ठीक है? सेल्फ अवेयरनेस क्या है? आत्म प्रबंधन यानी उसकी नींव होती है। आपको आत्म प्रबंधन करना है तो उसकी नींव कहाँ से आएगी? सेल्फ अवेयरनेस से ही आएगी। ठीक है? तो जब हम अपने बारे में जागरूक होते हैं, तो हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को बेहतर ढंग से समझते हैं और उनको प्रतिबंधित कर पाते हैं। ठीक है? तो इसी का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आत्म जागरूकता के कुछ महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। वो क्या है कि आत्म जागरूकता जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें ना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिल जाती है कि हाँ ये चीज मेरे लिए है, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। और हमें किसी भी तनाव चिंता को कम करने में भी मदद मिलता है। हमें पता होता है कि हमें ये चीज जो है हर्ट करती है, तो उस चीज से हम बच जाएंगे, पहले ही बचेंगे, वो चीज नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो सेल्फ अवेयरनेस से हमें ये हेल्प होती है, ठीक है। और कुछ आत्म प्रबंधन के भी महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, जैसे कि यदि हमें अधिक उत्पादक और कुशल बनने में मदद करता है, ठीक है। हम सेल्फ अवेयर हैं, हमें पता है कि हम इतने कैपेसिटी हमारे अंदर, हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ में हमें लाइक अपनी को एक सिस्टम में डेवलप करना, इन्वॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी कि हम अपने आप को प्रबंधित कर पाएँगे, क्योंकि हमारे पास ये वाले कौशल है, ठीक है? और हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में बेसिकली आत्म प्रबंधन हेल्प करती है, ठीक है? और यह जो है हमें अधिक नियंत्रण और आत्मनिर्भर बनाने में नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कोई रूटीन नहीं है, किसी भी टाइम खा रहे हैं, किसी भी टाइम सो रहे हैं, किसी भी टाइम उठ रहे हैं, ठीक है? तो आत्म प्रबंधन करना ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो यह हमें अधिक संतुलित और तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करता है कि ठीक है, एक सिस्टम में आप जी रहे हैं अपनी लाइफ को और बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरीके का आपके अंदर तनाव नहीं है, ठीक है। तो सेल्फ अवेयर होना और उसको प्रबंधित करने आना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप अपनी ताकत और कमजोरियों को कैसे पहचानते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में बेसिकली ना आपको अपने ऊपर से रिलेटेड, अपने व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो हम अपनी ताकत और कमजोरियों को कैसे पहचानते हैं? पहली बात कि आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना जो है अपनी एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विकास कौशल होता है। ये भी एक स्किल होता है। यह आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने और जीवन को सफल बनाने में बहुत ही बेहतर स्थिति तक ले जाता है और ये आपकी मदद भी करता है। और यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जिससे कि आप पहचान, पहला तो ये होता है कि आप अपने जितने भी पिछले अनुभव रहे हैं, एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनसे आप ये भी कहा भी जाता है कि आप अपने लाइफ में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में, नई-नई चीज़ों में, आपके अंदर नॉलेज उतनी ही होगी। आप अपनी कमज़ोरियों को, ताकत को उतना ज़्यादा देख पाएँगे कि हाँ, मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, इस चीज़ के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है? और आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, कब पता चलता है? जब आप नए-नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, राइट? अपने प्रियजनों से प्रतिक्रिया माँगे। ये भी कर सकते हैं कि आप अपने लाइक लव्ड वन्स से अ, प्रतिक्रिया माँगे, फीडबैक माँगे, ठीक है? और वे अपनी ताकत के बारे में क्या सोचते हैं, वे आपकी ताकत में के बारे में क्या सोचते हैं? नई चीज़ें सीखें, चुनौतियों का सामना करना सीखें। कुछ लोग होते हैं जिनको ना मतलब जितना है उतने में ही ठीक है वो, कोई नई चीज़ सीखना ही नहीं चाहेंगे, नहीं। नई चीज़ सीखिए, आगे बढ़िए, चुनौतियों का सामना करिए, ठीक है? और अपने आस-पास के लोगों से पूछिए कि आपको मेरे अंदर कमी क्या लगती है? मुझे क्या चीज़ें सुधारनी चाहिए? इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है, इससे आपका ही डेवलपमेंट होगा, ठीक है? और नई चुनौतियों का सामना करें, अपने आप को, अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से समझें और उसको डेवलप करने की कोशिश करें, ठीक है? और अपनी कमज़ोरियों को पहचानने के तरीके, अपनी कमज़ोरियों को पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि जब तक आप अपनी कमज़ोरियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उस पे काम कैसे करेंगे, है ना? जैसे आपको एग्ज़ाम में भी बोला जाता है कि आप टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए और उसमें अपनी गलतियों को पहचानिए, उसको सुधारने की कोशिश करिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपनी कमज़ोरियाँ तो पहचाननी आनी चाहिए, तभी तो आप उसको ठीक करेंगे।
तो ये पॉइंट्स है कि अपने प्रियजनों से देखें, अपने पिछले अनुभवों पर विचार करें, सोचें उसके बारे में, ठीक है? सो यह चीज़ पॉइंट्स जो है आपको मदद करेंगे अपने विकास के क्षेत्रों में पहचानने और उन्हें सुधारने के लिए कि आपको किस चीज़ों पे काम करना है और किस चीज़ पे नहीं, ओके? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आप अपनी ताकत और कमजोरियों को कैसे पहचानते हैं, ठीक है? अगेन यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन है, तो आपको मतलब इसका ना थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से आप लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है? यहाँ पे कुछ अलग तरीका से लिखा था और यहाँ पे कुछ अलग, ठीक है? तो इस तरीके से अभी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि यहाँ कुछ विशिष्ट तरीके दिए गए हैं कि आप अपने तरीकों को कैसे विकसित कर सकते हैं। यदि आप एक अच्छे समस्या का हल करने वाले या नई समस्याओं को हल करने के लिए चुनौती दे सकते हैं, आप ऑनलाइन या किसी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, ठीक है? आप इस क्वेश्चन के आंसर को आगे इस तरीके से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? आप एक छात्र, सरकार या स्थानीय व्यवसाय में शामिल हो सकते हैं, अपनी ताकत को विकसित करने में समय और प्रयास लगाएँ, जिससे क्या होगा आपको प फ़ायदेमंद चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है? और आप अपने अंदर ना निवेश करें, नए-नए स्किल्स सीखें, ठीक है? और अपनी ताकत को विकसित करने और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और जीवन में सफल होने में मदद मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट है कि आप अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अधिक स्वस्थ तरीके कैसे खोज सकते हैं। आपको अपने इमोशंस के बारे में बताना है किसी को, तो आप कितने अच्छे तरीके से किसी को कैसे बता सकते हैं, ठीक है? पहला होता है हमारा इसमें सॉरी, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक बने। सबसे पहले तो आपको आपकी इमोशंस के बारे में खुद ही पता होना चाहिए, ठीक है? अपनी शारीरिक संवेदनाओं, विचारों और व्यवहारों पर आप ध्यान दें। साथ ही साथ अपनी भावनाओं के बारे में सोचें कि आपके इमोशंस आखिर हैं क्या? क्या फ़र्क पड़ता है उन सब चीज़ों से? तो और इसमें क्या होगा ना कि अगर आप अपनी भावनाओं के बारे में सोचेंगे, चिंता करेंगे उस पे मतलब आप विचार करेंगे बेसिकली, तो इससे क्या होगा कि आप उनको बेहतर ढंग से समझ पाएँगे और प्रतिबंधित कर पाएँगे, ठीक है? साथ ही साथ अपने दर्शकों पर विचार करें कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय जो आपको जिसके सामने भी आप अपनी भावनाएँ या अपनी बातें रख रहे हैं, उनके चेहरों को देखें, उनके हाव-भाव को देखें कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, पेशेवर सेटिंग में मजबूत भावनाओं को व्यक्त करना उचित नहीं हो सकता है, ठीक है? तो दर्शकों की स्थिति और उसके संदर्भ पर विचार करें कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके इमोशंस को या फिर अगर आप रो रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी प्रतिक्रिया क्या करता है या क्या वो मुंह बनाकर साइड हो जाता है या आपको थोड़ा सहानुभूति देता है, ठीक है? ये सारी चीजें। तो कुछ इस तरीके से ना आप लाइक देखें अपने इमोशंस को जब आप व्यक्त कर रहे हो तो देखें कि सामने वाले व्यक्ति को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ पे मेरा इमोशन व्यक्त करना बेकार है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपको अपनी भावनाओं के बारे में खुद पता होना चाहिए, ठीक है? कि आपको कब ये चीज़ें दिखानी है और नहीं दिखानी है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं दिखाएँ, ठीक है? और साथ ही साथ विभिन्न अभिव्यंजन तकनीकों का प्रयास करें। कई ऐसी तकनीकें भी होती हैं, जैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कई अलग-अलग तरीके होते हैं, जैसे कि मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार रचनात्मक। कई व्यक्ति होते हैं जिनको लाइक मैसेज पे बात करना होता है और किसी को कॉलिंग पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग होती हैं, ठीक है? कोई मौखिक, कोई लिखित में ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है? सो अपने लिए सबसे उपयुक्त तकनीक का पता लगाएँ और उसी का उपयोग करें, ठीक है? और हेल्प लें कि यदि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, अच्छा विचार सामने आ रहा है, तभी भी आप नहीं आगे एक्सप्रेस कर पा रहे, तो उस चीज़ को सीखें कि कैसे आपको उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है, ठीक है? और जो उस चीज़ में ऑलरेडी पेशेवर है एक अच्छे मुकाम तक पहुँच गया है, उस इंसान से हेल्प लें, ठीक है? एक चिकित्सक या परामर्शदाता जो होता है, वो आपको अपनी भावनाओं को समझने और अधिक अधिक स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने में मदद कर सकता है। वो आपको सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है? सो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।